पिछले बार के संसदीय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 10 की 10 सीटों पर जीत मिली थी, जैसा सभी जानते हैं जी। और 78 विधानसभा सीटों पर जीत मिली थी लोकसभा चुनाव में। और उसके बाद 5 माह बाद जो विधानसभा के चुनाव हुए थे तो 40 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी सिमट गई थी। इस बार भारतीय जनता पार्टी को 44 विधानसभा सीटों पर जीत मिली है संसदीय चुनावों में। 4 पर आम आदमी पार्टी को जीत मिली है, 42 पर कांग्रेस को जीत मिली है। कि अग्निवीर जो योजना है, एक हरियाणा के लोगों में जुनून रहता है और युवा के अंदर एक फौज में भर्ती होने को लेकर एक कहीं ना कहीं उसके अंदर एक उत्साह की भावना और राष्ट्रवाद की भावना रहती है। तो कहीं ना कहीं वो अग्निवीर योजना आई, उससे युवा कहीं ना कहीं उसका मनोबल भी टूटा। मैं खुद सिरसा के कई बूथ पे गया जब मतदान था जी। तो जहाँ कांग्रेस के एजेंट नहीं थे वहाँ किसान जो हैं और जो गांव के आम लोग हैं वो एक तरीके से एजेंट की भूमिका में नजर आ रहे थे। वो पर्चियां बांट रहे थे, वो बूथ संभाल रहे थे। तो इस इलेक्शन में बहुत सारी ऐसी चीजें हुई जो हमने पहली बार देखी है मैंने अपने पत्रकारिता के करियर में। सेठिया साहब, जिस तरीके से हम विधानसभा चुनाव की बात करें और विधानसभा चुनाव से पहले जो लोकसभा के चुनाव गए हैं, आपने तो बहुत सारे चुनाव को कवर किया है, वो चाहे लोकसभा के रहे हों, विधानसभा के रहे हों या फिर और भी छोटे चुनाव हो। तो पहले तो दर्शक आपसे ये जानना चाहेंगे, मतलब मोटा मोटा, क्योंकि हर एक पत्रकार का अपना एक विश्लेषण होता है, आपका एक बड़ा लंबा तजुर्बा है। जो 2024 की जंग है विधानसभा की, पिछले जो भी परिणाम रहे हैं, क्योंकि 10 साल से कहीं ना कहीं सरकार बीजेपी की है हरियाणा में, तो उन सारी चीज़ों को देखते हुए 2024 की जो कहीं की जंग है, किस तरीके से आप देख पा रहे हैं उसको? देखिए नैन साहब, जो हरियाणा में संसदीय चुनाव पूरे देश में ही होने हैं, हरियाणा में अगर हम पिछले कुछ चुनावों की बात करें तो संसदीय चुनाव उस समय होते हैं जब विधानसभा चुनाव को 4 या 6 माह का अरसा रहता है, इसलिए वो सही मायने में सत्ता का सेमीफाइनल माना जाता है। और उसके बाद फाइनल जो है वो विधानसभा का चुनाव होता है। चाहे वो 2004 की बात थी, 5 माह बाद विधानसभा के चुनाव हुए थे जी। 2009 में भी और फिर 14 और 2019 में भी, और इस बार भी ऐसा ही है। अक्टूबर में जो चुनाव है वो प्रस्तावित है हरियाणा विधानसभा के, 90 सीटों पर चुनाव होना है। और आज के अगर वर्तमान परिदृश्य की हम बात करें, सियासी परिदृश्य की, तो इस बार जो है हरियाणा में जो चुनाव परिणाम आया, कांग्रेस को लगभग पिछली बार की तुलना में 15% वोट अधिक मिले हैं जी। भारतीय जनता पार्टी के वोट प्रतिशत में 11% की गिरावट दर्ज की गई है। जजपा और इनेलो का प्रदर्शन जो है बड़ा ही निराशाजनक रहा है, जो उम्मीद के अनुसार जो एक सियासी सिनेरियो बना हुआ था। और दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि पिछले बार के संसदीय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 10 की 10 सीटों पर जीत मिली थी, जैसा सभी जानते हैं जी। और 78 विधानसभा सीटों पर जीत मिली थी लोकसभा चुनाव में। और उसके बाद 5 माह बाद जो विधानसभा के चुनाव हुए थे तो 40 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी सिमट गई थी। इस बार भारतीय जनता पार्टी को 44 विधानसभा सीटों पर जीत मिली है संसदीय चुनावों में। 4 पर आम आदमी पार्टी को जीत मिली है, 42 पर कांग्रेस को जीत मिली है। और पिछली बार कांग्रेस ने जो अंडर एस्टिमेट करके इलेक्शन लड़ा था, टिकटों का आवंटन सही नहीं हुआ था, आपसी गुटबाजी उस समय चरम पर थी, और कांग्रेस ने फिर भी अपेक्षा से बेहतर प्रदर्शन करते हुए 31 विधायक कांग्रेस के चुनकर आए थे, जबकि बीजेपी का 75 पार का नारा था और भारतीय जनता पार्टी का 75 पार का नारा था, और वो 35 सीटें कम जीतकर 40 पर सिमट गई थी। खैर उन्होंने सरकार बना ली थी आज़ाद विधायकों और जजपा से मिलकर। तो इस बार कहीं ना कहीं उस पूरे सियासी परिदृश्य के लिहाज से, मुद्दों के लिहाज से, एंटी इनकन्वेंसी कह लीजिए, किसान आंदोलन का असर कह लीजिए, जाट आंदोलन जो आंदोलन हुआ था, ये कारक मिलके जो आज के वर्तमान परिदृश्य की बात करें तो कांग्रेस कहीं मजबूत स्थिति में नजर आ रही है जी। लोकसभा चुनाव में भी बहुत सारी सीटों पे कांग्रेस की गुटबाजी होते हुए भी कांग्रेस का इलेक्शन जो है वो लोगों ने लड़ा एक तरीके से। ये 1977 के बाद हो सकता है भी पहली बार हुआ हो, देखा गया, जैसा हम इतिहास में पढ़ते हैं। मैंने भी चुनाव के दौरान सेठिया साहब जब कई लोगों से बात की, खासकर उम्रदराज लोगों से बात की, तो आपने कहा वही बात उन लोगों ने भी दोहराई कि या तो ऐसा माहौल तब देखा था या फिर उसके बाद अब देखा है। हाँ बिल्कुल, जैसा हम किताबों में पढ़ते हैं 77 और जो 87 में था, लोगों में एक आक्रोश था। 77 में इमरजेंसी को लेकर, नसबंदी को लेकर, फिर 87 में जो 82 वाला तपासे वाला जो कांड हुआ था, और फिर न्याय युद्ध चलाया देवीलाल जी ने। देवीलाल जी के पक्ष में लहर थी, कांग्रेस के खिलाफ माहौल था जी। उसी तरीके से अब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो एक एंटी इनकन्वेंसी तो चली रही है जी। और सबसे जो असर आप एक देखेंगे, जो 13 महीने किसान आंदोलन चला, उसका सबसे ज़्यादा असर
उत्तर भारत के 2 राज्यों पंजाब और हरियाणा में सबसे अधिक रहा और इन किसानों की, यहाँ के किसानों की भूमिका सबसे प्रभावी रही जी। और अगर आप देखें जो मई में लोकसभा के चुनाव हुए उससे भी कुछ समय पहले किसानों ने दिल्ली कूच करने की कोशिश की और खास करके हरियाणा के किसानों ने, पंजाब के किसानों ने भी, चूंकि हरियाणा की सीमा 3 तरफ से दिल्ली से लगती है तो उन किसानों ने दोनों राज्यों के हरियाणा के शंभू बॉर्डर से दिल्ली प्रवेश करने की कोशिश की तो उनके रास्ते में पत्थर लगा दिए, कीलें लगा दी, उन पर लाठियां भी बरसाई गई। तो वो जो किसान आंदोलन जो एक थोड़ा सा जो उस समय प्रभावी था, जो 3 काले कानूनों को लेकर, वो एक थोड़ा सा शांत हो गया था, उसने फिर उग्र रूप ले लिया जब ये फिर से एमएसपी को लेकर किसान लामबंद होना शुरू हुए जी। तो वो एक सरकार के खिलाफ जो आक्रोश का लावा था वो एक तरीके से फिर से फूट गया और उसने लोकसभा के इलेक्शन के अंदर काम भी किया। लोगों ने, जहां मैं खुद सिरसा के कई बूथ पे गया जब मतदान था जी, तो जहां कांग्रेस के एजेंट नहीं थे वहां किसान जो हैं और जो गांव के आम लोग हैं वो एक तरीके से एजेंट की भूमिका में नजर आ रहे थे। वो पर्चियां बांट रहे थे, वो बूथ संभाल रहे थे। तो इस इलेक्शन में बहुत सारी ऐसी चीजें हुई जो हमने पहली बार देखी है मैंने अपने पत्रकारिता के करियर में जी। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हुई जो कांग्रेस के पक्ष में गई। कुछ आप साझा करना चाहें दर्शकों के साथ? जी बिल्कुल, जैसे देखिए आप सिरसा जो बेल्ट है वो बिल्कुल किसानी वाली बेल्ट है जी। पूरे प्रदेश में सबसे अधिक नरमा, गेहूँ, किन्नू का उत्पादन सबसे अधिक यहाँ होता है। जमीन की जोत सबसे अधिक यहाँ है, सबसे अधिक जमीन कृषि योग्य यहाँ है पूरे हरियाणा में। तो किसानी यहाँ एक बड़ा मान लो अर्थव्यवस्था का भी आधार है। किसान आंदोलन में सबसे प्रभावी भूमिका भी सिरसा की रही। और जहाँ तक आप अगर दुरुस्त कर पाएँ क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो शायद सिरसा काफी बड़ा, पहले भिवानी था लेकिन भिवानी चरखी दादरी अलग होने के बाद भिवानी अब जो है वो सिरसा से छोटा रह गया है। तो सिरसा बड़ा, सिरसा 44 सभी जिलों में, हाँ 4477 वर्ग किलोमीटर के साथ सबसे बड़ा भौगोलिक जिला है। जनसंख्या घनत्व के लिहाज से सबसे छोटा जिला है जी। तो क्योंकि आबादी यहाँ कम है जी। तो मैं जो बता रहा था कि किसान आंदोलन की जो नींव थी एक तरीके से कुरुक्षेत्र के पिपली में पड़ी। सितंबर में जो 2020 में जो आंदोलन का जो एक शुरुआत हुई थी, हुआ वहाँ से। लेकिन जो आंदोलन की जो मूवमेंट जो तेज हुई, जो हलचल जो तेज हुई वो सिरसा से हुई। आपको ध्यान होगा 6 अक्टूबर 2020 को सिरसा में किसान रैली का आयोजन किया गया जी, जिसमें बड़े बड़े किसान नेताओं ने शिरकत की। उसके बाद किसानों पर उसी दिन 6 अक्टूबर को तत्कालीन उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की कोठी के बाहर बैरिकेड लगा दिए कि उन्होंने कूच करने की कोशिश की तो उन पर वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ, लाठीचार्ज भी हुआ। उसके बाद किसानों ने शहीद भगत सिंह स्टेडियम में जो है अनिश्चितकालीन पड़ाव डाल लिया था। फिर सिरसा से ही पंजाब के जो किसान हैं, चाहे वो उगराहा से चलकर आए किसान थे, मलोट से थे, अबोर से थे, फाजिलका से थे, चाहे आपके फिरोजपुर से थे, बठिंडा से, गिद्दड़बाह से, वो सारे तमाम के तमाम किसान पहले डबवाली उन्होंने धरना दिया। फिर वहाँ से उन्होंने 26 नवंबर 2020 को कूच करना शुरू किया और यहीं से होकर वो सिरसा पहुँचे। इसलिए किसान आंदोलन का जो मुद्दा था वो इस चुनाव में सबसे प्रभावी था। उसका असर आपने भी देखा 2021 का जो उपचुनाव था इलाहाबाद का, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने बहुत जोर लगाया था क्योंकि बाई इलेक्शन उसकी साख का सवाल था। गोविंद कांडा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे, अभय सिंह चौटाला किसानी आंदोलन के चलते इस्तीफा देकर आए थे, तो इसलिए उपचुनाव हुआ था जी। आप देखिए किसान आंदोलन की वजह से ही जो सबसे प्रभावी गांव थे 18 गांव इलाहाबाद के, वहां से अभय सिंह को भरपूर लीड मिली थी, जहां पे भारतीय जनता पार्टी को प्रचार भी नहीं करने दिया गया। नामदारी बेल्ट उसको कह सकते हैं, उसको सिख बेल्ट कह सकते हैं। तलवाड़ा खुर्द गांव है, कुत्ताबड़ है, वो जो मतलब ये वही गांव थे सीता जी जहां बीजेपी को प्रचार करने अंदर तक नहीं जाने दिया, प्रचार करने नहीं जाने दिया था। और वो जो उन गांव की भूमिका जो किसान आंदोलन के अंदर, चाहे वो करीवाड़ा था, चाहे कुत्ताबड़ था, चाहे वो तलवाड़ा खुर्द था, यानी कि गग्गर के कुछ पास के गांव और कुछ बॉर्डर के, बिल्कुल बिल्कुल जी। तो उन गांव में प्रचार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी नहीं जा सकी थी और उन गांव में बुरी तरीके से करारी हार का सामना भाजपा को करना पड़ा था जी। इन चुनावों में भी, विधानसभा के चुनाव में भी वो किसान आंदोलन का प्रभावी असर देखने को मिला। दूसरा क्या था कि पूरे देश के अंदर ही श्री राम मंदिर जो अयोध्या के अंदर प्राण प्रतिष्ठा समारोह हुआ इसी साल जनवरी में जी, उस मुद्दे को लेकर भी मतलब भारतीय जनता पार्टी ने बहुत प्रचार प्रसार किया था, लेकिन कहीं
मुझे सिरसा में उस मुद्दे धरातल का पे नहीं नजर असर नज़र नहीं इवन आया। अयोध्या की सीट भी हार गए। असर नज़र नहीं आया और अयोध्या की सीट भी हार गई जैसा। और दूसरा क्या है कि अग्निवीर जो योजना है, देखिए हरियाणा के 10% पूरे मान लो सैनिकों में 10% हरियाणा के सैनिक सरहद पर देश की रक्षा करते हैं। और कहीं ना कहीं एक हरियाणा के लोगों में जुनून रहता है और युवा के अंदर एक फौज में भर्ती होने को लेकर एक कहीं ना कहीं उसके अंदर एक उत्साह की भावना और राष्ट्रवाद की भावना रहती है। तो कहीं ना कहीं वो अग्निवीर योजना आई, उससे युवा कहीं ना कहीं उसका मनोबल भी टूटा। तो वो भी एक फैक्ट मुझे नज़र आया गांव के अंदर, बड़ा फैक्ट। और जो नौकरियों का मामला है, जो पेपर लीक हुए, बार बार पेपर लीक हुए, बहुत सारे पेपरों की भर्ती होने के बाद रिजल्ट रुक गया, कई भर्तियां जो है वो हाई कोर्ट में स्टे लग गया। तो ये मुद्दे भी कहीं ना कहीं नज़र आए। और क्योंकि सिरसा किसानी का इलाका है, तो जो सरसों है किसानों की एमएसपी तो उस पर कर दिया 5650 रुपये। यानी कि आपकी बात मैं इस तरीके समझ सकता हूँ कि इस बार ना तो जातीय रंग मिला चुनाव में, ना धार्मिक रंग मिला, जो कि बीजेपी ऐसा करती है। और बीजेपी पर आरोप भी लगता है कि ध्रुवीकरण करना। नहीं, पिछली बार पुलवामा का मामला था, तमाम राजनीतिक दल हम जातिवाद, जातीय ध्रुवीकरण को दरकिनार कर ही नहीं सकते। मतलब वो फैक्टर नहीं दिखा उसके बिना भी, हाँ, एक तरीके से यानी कि मुद्दों पे कहीं न कहीं लोगों ने, आपने जैसा बताया ना, मुद्दे गिनाए, मुद्दों पे जोर दिया गया, मुद्दों पे लोगों के द्वारा। हाँ, लोगों ने देखो अग्निवीर पे, बेरोजगारी पे, महंगाई पे और धर्म और जाति को दरकिनार करते हुए उस लिहाज से वोट किया जी। तो वो कहीं ना कहीं वो मतदाताओं ने एक अच्छा संकेत दिया है कि आज मतदाता जागरूक है। तो ये एक अच्छा संकेत है, लोकतंत्र के लिए एक अच्छी बात है।